All right. Continuing with your unit number 4 physics of edX International A level second year IA2 physics है. We have already discussed from the book कि momentum क्या होता है, impulse क्या होता है, F into T, change of momentum, momentum in 2D, momentum in 3D as well. हमने उसको वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल कोलिजन्स में डिस्कस किया था. वर्टिकल मोमेंटम कैसे एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को हम कैसे डील करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम फर्दर मैकेनिक्स, और हमने अब इम्पल्स को आज डिटेल में डिस्कस करना है. एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद सम वर्कड एग्जांपल्स एज वेल. न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन आपको क्या कहते हैं? The Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied resultant force, and it occurs in the direction of the resultant force. In other words, we can also say that the resultant force is proportional to the change of momentum per second. At GCSE, you learn that Newton's second law is defined as F is equal to ma, which is force is equal to mass times acceleration. And at A level, we will look at how this equation is derived from Newton's second law. न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. ठीक है. उसके बाद वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू, अगर ए की जगह एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं एम वी माइनस एम यू ओवर टी कर दूं, मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. तो रेट सिर्फ चेंज इन मोमेंटम जो होता है, अब याद रखें, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज impulse, that you can also find when you multiply f with t. और अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम जो है दैट इज फोर्स. और अगर अब आपको डिफाइंड फोर्स आया भी आई ए टू के अंदर, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बजाय लिखना है दैट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Momentum of an object is the product of its mass and velocity, where momentum is measured in kg meters per second, m is the mass measured in kg, and velocity is measured in meters per second. Momentum is a vector and therefore has both magnitude and direction. This means momentum to the right can be considered positive and momentum to the left can be considered as negative as well. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन कॉज अ चेंज इन इट्स मोमेंटम. अ लार्ज फोर्स रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मोमेंटम चेंजेस. The harder you throw a ball, the greater will be its rate of change of momentum, and the more difficult it will be to catch as well. आप जितनी फोर्स से फेंकोगे उतनी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतने कम टाइम के अंदर इट्स गोइंग टू गो सो फार एंड इट वुड बी अ ग्रेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एज वेल. न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम ए डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. Consider an object of a constant mass acted on by a constant force. This causes the object to move with a constant acceleration, causing the velocity to change from an initial velocity as well. अब टाइम जीरो पे आपको ही पता है कि जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो तो फिलहाल जीरो है. फाइनल वेलोसिटी और टाइम जो है यू विल हैव वंस द मोशन हैज बिन कंप्लीटेड. इनिशियली मतलब कि टाइम जीरो के ऊपर यू हैव व्हाट, द फोर्स एंड इनिशियल वेलोसिटी. और जब टाइम पास हो चुका है तब आपके पास क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी और फोर्स तो खैर उसी वक्त लग रही है ना, कांस्टेंट फोर्स है. ये तभी अप्लाई होगा व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट. ये नहीं कि आपने जिस फोर्स से फेंका था रास्ते में किसी और बंदे ने जाके फोर्स चेंज कर दिया और धक्का दे दिया, या आपने कोई इंजन स्टार्ट कर दिया. the force should be constant throughout the motion. So we can say that the initial momentum of the object is momentum is equal to mass into initial velocity. Final momentum of the object क्या हो जाएगा? Mass into velocity, and therefore the momentum change will be calculated as final momentum minus initial momentum. तो हम change in momentum को कैसे calculate करते हैं? mv minus mu के. अब ये इक्वल है पूरी चीज इम्पल्स के. ठीक हो गया. नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे दोबारा है जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई, दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, which means that F is equal to mv minus mu over t, and F is equal to ma है तो हम उसको v minus u over t को जो है वो उन्होंने कैसे सब्सिट्यूट किए? a की जगह लिख दिया है. And that is how it is confirmed that greater the resultant force, greater will be the rate of change of momentum. Lesser the resultant force, lesser will be the rate of change of momentum, क्योंकि इन दोनों के दरमियान there is a directly proportional relation. And this proportionality relationship
कैन बी रिटन एज बिलो एज वेल एज लॉन्ग एज के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. K is made equal to 1 defining unit force as the amount of force that gives an object of mass 1 kg and acceleration of 1 meter per second square. And F is equal to m is only valid as long as the mass of the object and the force acting on the object are both constant. So impulse, when an object with a constant mass m acted upon by a constant force F with changes its velocity from initial to a final velocity, वहां पे हमने डिराइव कर लिया है किसको, दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आप इसी में सिर्फ एफ इंटू टी करोगे, अगर मतलब कि आप इस टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ एंड मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. मतलब कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एफ इंटू टी करोगे दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स, या एम वी माइनस एम यू कर दोगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इम्पल्स. इम्पल्स को निकालने के दोनों तरीके हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम कि कितनी देर तक कांटेक्ट में रहा था, कांटेक्ट टाइम, या फिर एम वी माइनस एम यू कर दो, चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू impulse. So whenever you plot a force against time graph, an impulse is the product of the magnitude of a force applied on an object and the time during which it is applied. For example, when you kick a ball, an impulse is applied to the ball, and when you apply a force on the ball for a short period of time, the area enclosed by a force against time graph will represent the change of momentum and in turn the impulse as well. This also shows that the analysis of change in momentum is not only produced by a constant force but it can also apply to a varying force. अब हमें पता है कि हम जब भी two quantities, whenever two quantities are multiplied with each other, that will be equal to what? उसका एरिया अंडर द ग्राफ. अगर आप वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हो विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ. और एफ इंटू टी इक्वल किसके होता है, एफ इंटू टी इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज मोमेंटम, एफ इंटू टी इज ऑल्सो इक्वल टू इम्पल्स. तो अगर आपके पास फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, द एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द चेंज इन मोमेंटम या फिर द इम्पल्स ओवर है. We have a worked example one over here. A force acting on an object varies with time as demonstrated in the force time graph. You have to calculate the impulse given to the object in a time of 15 seconds using the graph. तो ओवर हेयर हमें y एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है, x एक्सिस पे टाइम है. आपने क्या निकालना है, यू आर गिवन द वैल्यूज. तो आपने निकालना है 15 सेकंड्स तक, राइट. हाँ, 15 सेकंड्स तक निकालना है. तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालोगे, एरिया इंक्लोज बाय द एफ इंटू टी ग्राफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के यू कैन कैलकुलेट द एरिया. फिर आपके पास वर्कड एग्जांपल 2 है. अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्स फॉर 12 सेकंड्स ऑन अ 45 kg ऑब्जेक्ट व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब याद रहे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू एफ इंटू टी या फिर इम्पल्स. तो आप बेसिकली इम्पल्स निकाल लो, और इम्पल्स के लिए हमारे पास डाटा है ऑलरेडी विच इज एफ इंटू टी. 6 न्यूटन को आप मल्टीप्लाई कर दो विद 12 seconds एंड यू विल गेट योर चेंज ऑफ मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम विल बी एम वी माइनस एम यू. ओवर हेयर आपने वो सारा किया एंड यू हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द अननोन वेलोसिटी एज वेल, कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 12 seconds, जब देखो आपके पास यू भी था, आपके पास एम भी था, आपने बस वी निकालना था. तो आपने जो चेंज मोमेंटम निकाला था 72, इसी को आपने किसकी इक्वल कर दिया, 72 इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. यू है, एम है, ये वाला एम ए की बात है, वी निकालना था. तो वी ओवरऑल किसकी इक्वल हो गया था, वी वॉज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय आपके पास दोनों एम्स और आपके पास यू था, दैट गेव यू एन आंसर ऑफ 1.6 meters per second. Implications of impulse and change in momentum. Applying a large force for a short time or a small force for a long time gives us the impulse needed to accelerate an object at rest or decelerate a moving object and bring it to rest, which means that a large duration in time means a very small force is exerted for a given change in momentum. Therefore आप याद रखो कि फोर्स और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे. अगर आप टाइम इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम कर दो, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम कर दो. क्रम्पल जोन्स होता है ना, जो बम्पर भी होता है गाड़ी के आगे, उसका भी क्या काम होता है कि वो फोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे दैट इज बीइंग exerted ऑन द कार एंड इट्स पैसेंजर्स व्हेन इन्वॉल्वड इन अ क्रैश.
This is done by crumple zone collapsing slowly on impact and increasing the time taken for the car to come at rest. एयरबैग्स भी तो यही काम करते हैं। आपका सर स्टेयरिंग के साथ 1 सेकंड के लिए लगे या एयरबैग के साथ 5 सेकंड तक लगा रहे, ज्यादा अच्छा क्या है कि 5 सेकंड तक आपका मुंह एयरबैग के अंदर ही घुसा हुआ है। दैट विल रिड्यूस द चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट विल रिड्यूस द फोर्स। सो इन मैनी स्पोर्ट्स वे यू हिट अ बॉल एज वेल, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल है, टेनिस है, बेसबॉल है, players try to increase contact time between the force, racket, or ball in order to maximize the ball speed. This also maximizes the impulse given to the ball, producing a greater change in momentum. तो याद रखें, इफ यू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम, इम्पल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि इम्पल्स और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फोर्स और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, whereas impulse is directly proportional to time. These are the two very important relationships that will help you in solving many of the रेशो क्वेश्चंस एज वेल। अब अगर आप यहाँ पे देखो इस सवाल को, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, पार्ट ए है। तो पार्ट ए का आंसर क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फिर जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या है जी, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, दैट व्हेन वन बॉडी exerts a force on another, the other body will exert an equal and opposite force on the first body. उसके बाद आपके पास सवाल है दैट अ गोल्फर यूजेस अ गोल्फ क्लब टू हिट अ स्टेशनरी गोल्फ बॉल ऑफ द ग्राउंड एंड दिस शोज दैट हाउ द फोर्स एफ ऑन द गोल्फ बॉल वेरीज विद टाइम टी व्हेन द क्लब इज इन कांटेक्ट विद द बॉल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हमें निकालना क्या है जी, एस्टिमेट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो, कैन यू कन्वर्ट दिस एरिया अंडर द ग्राफ इनटू टू अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल्स। अगर हम इसको दो अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल्स कर दें, बाकी एरिया को हम हाथ से काउंट कर लेंगे ना। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक बॉक्स किसकी इक्वल है, अब एक बॉक्स किसकी इक्वल है, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट दैट। आप ये देखो कि एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स किसकी इक्वल है 0.2 के, और वाई एक्सिस किसकी इक्वल है, एक बॉक्स 500 के। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 500 आपको क्या आंसर दे रहा है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा एक बॉक्स के। यू कैन देन काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस एज वेल। ये अगर आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है उसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट द क्वेश्चन विल अलाउ यू एन एस्टिमेशन ऑफ अ रेंज 500 टू 600। तो आप ये काउंट कर सकते हो एज वेल। देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन स्क्वायर। मैंने कहा ना कि आप एरिया ऑफ वन स्क्वायर निकालो कि वन स्क्वायर जो है वो 0.2 मिली सेकेंड्स की इक्वल मिली है, तो याद रखें इंटू 10⁻³ करना है, मल्टीप्लाई बाय 500 कर लो, या उन्होंने क्या किया हुआ है 100 न्यूटन को मल्टीप्लाई बाय 0.04, इज द सेम थिंग। स्मॉल स्क्वायर्स अगर आप काउंट कर सकते हो उसमें तो बहुत देर लगेगी, तो यू कैन काउंट द लार्ज स्क्वायर, लुक एट योर ओन एरिया, आपने कौन सा लेना है, एंड बोथ ऑफ दोज विल बी एक्सेप्टेबल। अगेन आपके पास एक और क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। पहला पार्ट क्या कहता है जी, स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, वो हमने ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में कर दिया था। पार्ट बी पे आते हैं। अगेन थोड़ा सा फर्क आएगा अब इसमें। फर्क ये है जी कि अ गोल्फर यूज अ गोल्फ क्लब टू हिट अ स्टेशन गोल्फ बॉल, वही सारा हो गया। आपको ग्राफ भी गिवन है, ग्राफ बिल्कुल सेम है। एरिया अंडर द ग्राफ भी हमने देख लिया था, ठीक है। हमारे पास पीछे क्या रहेगी, पार्ट 2 और पार्ट 3। नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। तो द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया, मतलब कि y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय द x एक्सिस, मतलब कि इम्पल्स, यस इट इज फोर्स इनटू टाइम। B3 कहता है शो दैट द स्पीड ऑफ द गोल्फ बॉल ऑफ मास 0.04 kg एज इट लीव्स द गोल्फ क्लब इज अबाउट 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो यस, हम हमारे पास इम्पल्स है, हमने ऊपर एरिया अंडर द ग्राफ निकाला था ना, इम्पल्स कितनी आ गई थी, 2.2 थी। हमारे पास मास भी है, हमारे पास मैथ्स नहीं है मैथ्स है वी हैव मैथ्स विच इज़ 0.04 kg। और हमने शो करना है दैट v जो है वो 50 है। तो आप एक चीज़ तो याद रखो, f इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब u तो इनिशियली ज़ीरो था ना, तो आप एम यू को ही सिरे से निकाल दो। पीछे क्या रह गया, इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी ओनली, इम्पल्स इज नॉट इक्वल टू एम वी माइनस एम यू निकल गया, u वॉज ज़ीरो ओवर है तो आपने सिंपली क्या करना है, इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी। तो v क्या हो जाएगा,
impulse divided by the mass, and that will give you your final answer for वेलोसिटी। तो हुआ ये कि हमने चेंज मोमेंटम देखा जी, चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ इंटू टी जो था वो इक्वल टू था इम्पल्स के, इम्पल्स का मतलब एम वी माइनस एम यू। एम यू निकल गया बिकॉज यू वॉज जीरो, तो पीछे क्या बच गया, इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी ओनली, एंड देन वी रीअरेंज्ड इट फॉर velocity. That's the end of your impulse.